आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस बार आपके पास सुनहरा अवसर है। आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए और पूरा प्रयास करिए कि इस बार निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी 2024 में हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हमारा यह 23वां सेशन है, यानी कि 23वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 22 सेशन कंप्लीट करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इन सब का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और यहाँ पर देखिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। और लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है, और एग्ज़ाम लिया गया था 17/1/2021 को। यानी कि यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हमारा यह 23वां सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 22 सेशन कंप्लीट करा दिए थे, 22 वीडियो मैंने आपको करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी जा करके इनको देख सकते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सब लोग फ्रेंड्स प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है कि कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की, खाली स्थान दिया गया है, गतिविधियों का हिस्सा है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की, खाली स्थान दिया गया, गतिविधियों का एक हिस्सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीयक। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तृतीयक। अच्छा फ्रेंड्स, आप जो है भली भांति जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुनिए, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की गतिविधियों से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। और ऑप्शन में आपको रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो क्या इसका आंसर होगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की गतिविधियों से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए राइट आंसर इसका तृतीयक क्षेत्र ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। क्लियर? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो बैंकिंग, बीमा, व्यापार, संचार, ये सब आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इससे कृषि और संबद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या आता है? कृषि आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है, ये सब आता है, ठीक है। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है बड़ी बड़ी फर्में आती हैं, बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियां आती हैं, ये सब आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न कर लेंगे। देखिए प्रश्न क्या है? अच्छा प्रश्न है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का
जिम्मा लिया? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्लियर, ध्यान रखिएगा 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन थे, तो यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, कनिंघम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, क्लियर ना, इतना पहले आप याद रखिए, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न में जो पूछा गया है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, तो ये है आपके रेम व्हीलर, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पर दयाराम साहनी का नाम भी दिया गया है और रखालदास बनर्जी का भी नाम दिया गया है, क्लियर। तो देखिए दयाराम साहनी की बात करते हैं तो दयाराम साहनी याद रखिएगा 1921 में इन्होंने हड़प्पा स्थल की खुदाई किया था, यानी कि हड़प्पा स्थल के उत्खनन करता है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की, क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर जॉन मार्शल की बात आई है, तो देखिए ये जो जॉन मार्शल थे ये 1902 से लेकर के, याद रखिएगा 1902 से लेकर के 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे, ठीक है ना। और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की देखरेख किया था, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खलेसन दिया गया है भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखिए आप लोग भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और राज्य के जो जिला है वहाँ से कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे खुशी होगी कि आप भारत के किन क्षेत्रों से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला जो उच्चतम पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम क्या है, परमवीर चक्र है, ठीक है, क्या नाम है, परमवीर चक्र है। और यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो थल जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, कौन कौन से, तो आपको बखूबी याद होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो वेद हो गए। अच्छा यहाँ पर देखिए बात उपवेद की आई है, तो उपवेद भी 4 हैं, उपवेद भी कितने हैं, 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। देखिए एक आयुर्वेद हो गया, ये उपवेद मैं बता रहा हूँ, एक आपका धनुर्वेद हो गया जो कि यहाँ पर दिया गया है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर धनुर्वेद, ठीक है, एक आपका है गंधर्व वेद, क्या है, गंधर्व वेद, और चौथा है आपका शिल्प वेद। 4 उपवेद हैं। वेद कितने हैं, तो 4 हैं, कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उपवेद भी 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। और ये जो आयुर्वेद है ना ये आपका ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है जो कि यहाँ पर दिया गया है, और देखिए ये आपका गंधर्व वेद जो है ये आपका सामवेद का है, ठीक है ना, सामवेद का उपवेद है। और ये आपका अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये आपका किसका है, तो ये आपका ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का, क्लियर है, तो याद रहेगा। चलिए अब देखिए ये जो धनुर्वेद है यह यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स युद्ध कौशल से है, किससे है, युद्ध कौशल से है। अच्छा आयुर्वेद अगर पूछेगा कि आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध किससे है, तो चिकित्सा है से है। सामवेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसका किससे है, सामवेद का नहीं, यजुर्वेद का, तो ये मैंने बता दिया आपका। अच्छा गंधर्ववेद जो है ये सामवेद का है, और सामवेद जो है ये किससे है, तो कला और संगीत से, और शिल्पवेद अथर्ववेद का है ये वास्तुकला से, क्लियर ना, तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे। चलिए देखिए यूएन शांति सेना को किस वर्ष जो है पूछा गया है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अच्छा इस साल जो है नोबेल पीस प्राइज़ 2024 किसको दिया गया है, अगर पूछा जाएगा नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 में, तो याद रखिएगा ये दिया गया आपका परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए जापान का एक संगठन है, इसका नाम है निहोन हेंडाइको, यहाँ मैं लिखता हूँ निहोन हेंडाइको,
ठीक है ना, इसी को दिया गया, हिंडाल्को को दिया गया, निहोन हिंडाल्को, ये जापानी संगठन है एक, इसी को इस साल का 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बताइए कि यूएन शांति सेना को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था कब, 1988 में। याद रखिएगा कब दिया गया था, 1988 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है किस शहर को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है शिलोंग को। शिलोंग जो है ये आपको याद होगा मेघालय की राजधानी है। शिलोंग कहाँ की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है, और शिलोंग को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भारत का स्कॉटलैंड अगर पूछेगा तब किसको कहा जाता है, तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में है। क्लियर है। अच्छा अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी बताइए, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है कोची को। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो 3-4 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में विधानसभा चुनाव में, देखिए विधानसभा चुनाव पूछा गया है, विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो जिसको हम लोग नोटा बोलते हैं, ठीक है ना, नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था विधानसभा चुनाव में बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 2013 में। पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 2013 में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए नवंबर 2013 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प 2014 में चुनाव आयोग के द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा गया, इस तरह के प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। बताइए कौन सा इसमें से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए गणगौर है, घूमर है, कलबेलिया है, लावणी नहीं है। लावणी कहाँ का है, तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लावणी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर आप गांव में देखे होंगे, गांव में रहने वाले होंगे गांव के, तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी लोग गांव के ही हैं। जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग ये गांव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, किसान के लड़के होते हैं, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। तो देखिए आप लोग जब गांव में जाते होंगे ना तो देखते होंगे सूरजमुखी का पौधा है, और जिस दिशा में सूरज रहेगा उसी दिशा में वो फूल उसका रहेगा। तो ये होता है किसके कारण, तो ये फोटोट्रॉपिज्म के कारण होता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, प्रकाश अनुवर्तन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, प्रकाश अनुवर्तन इसको बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन क्या है, तो ये आपका ऐसी गति जिससे पौधे प्रकाश की ओर मुड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कि विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बताइए। हिंदी में इसको बोलेंगे शरीर से प्राण निकल गया। ठीक है ना, द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर से प्राण निकल गया। एक विलाप गीत है द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है बताइए। अच्छा अवध का विलय हुआ था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और उस समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, और द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के यही वाजिद अली शाह से संबंधित है। ठीक है ना, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलेंगे। क्लियर है। चलिए देखिएगा विटीकल्चर। अच्छा विटीकल्चर क्या है, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आगे मिलेगा आपको। देखिए विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, और अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। बिल्कुल मैं लेटेस्ट आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है अंगूर के उत्पादन में, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक रहेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मनुष्यों में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। अच्छा एक बौनापन है, एक भीम कायत्व है।
भीमकायत्व, यानी कि बहुत विशाल शरीर होगा इसमें। देखिए ये जो है इसमें से जिम्मेदार जो ग्रंथि होती है ना, इस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम लोग एसटीएच हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, इसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है एसटीएच को। और यह शरीर की वृद्धि, विशेष करके हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और यही एसटीएच हार्मोन जो है ये कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसी एसटीएच हार्मोन की कमी से होता है बौनापन, ठीक है, और इस एसटीएच हार्मोन की अधिकता से होता है भीमकायत्व, मतलब बहुत विशाल शरीर। तो दोनों याद रख लीजिए, क्लियर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द सृजित किया था, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी सिंपल सा कहें तो किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, सब मैं बताऊंगा आपको। देखिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी इसको कहा जाता है एराटोस्थेनीज को, एराटोस्थेनीज ने ही ज्योग्राफी शब्द सृजित किया था। अच्छा, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए पक्षियों का अध्ययन को, तो अभी मैंने बताया था पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा हर्पेटोलॉजी, तो सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, सरीसृप जो होते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ये आँख का जो अध्ययन होता है, आँख की बीमारी होती है, आँख की संरचना होती है, जो भी आँख से संबंधित है, ये आपका ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। अच्छा यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मानव शास्त्र, ठीक है ना। ये मानव और उसकी अनुवांशिकी, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको सबको ध्यान रखिए, सारे मैंने आपको बता दिए ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कराया हुआ है और ये प्रश्न रिपीटेडली पूछा गया है। तो हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, संगई फेस्टिवल, संगई महोत्सव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, संगई महोत्सव। उसके बाद सागा दावा है एक, सब मैं बता रहा हूँ, सागा दावा। उसके बाद एक वांगला फेस्टिवल है, वांगला फेस्टिवल, ठीक है ना। ये बिहू फेस्टिवल तो आपको पता है, बिहू कहाँ में है, बिहू फेस्टिवल असम में, ठीक है। सागा दावा कहाँ पर, तो सागा दावा सिक्किम का फेस्टिवल है। वांगला कहाँ का है, तो मेघालय का है। क्लियर। संगई कहाँ का है, तो मणिपुर का है, संगई मणिपुर का है। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, देखिए पहले हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, बता देता हूँ, नागालैंड में, ठीक है। अच्छा अब आइए मेघालय में कौन सा, तो मेघालय में वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। सागा दावा कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में, सिक्किम में सागा दावा मनाया जाता है। बिहू कहाँ पर, तो असम में, ठीक है। और संगई कहाँ पर, तो मणिपुर में। क्लियर। चलिए देखिए 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी, यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी, चरमपंथी का मतलब गरमपंथी, ठीक है ना, दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था। 1907 में सूरत फूट हुआ था, सूरत विभाजन। उसके बाद 1916 के कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग से एक समझौता भी हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, इसी लखनऊ अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह चर्चा में आया था, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। चलिए विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसको किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई, तो ये रोबोट है सोफिया, ठीक है ना। अच्छा सोफिया को विकसित किसने किया था, तो सोफिया को विकसित किया था किसने, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी है एक, हैंसन रोबोटिक्स, ठीक है ना, रोबोटिक्स कंपनी है एक, इसी के द्वारा विकसित किया गया था। हांगकांग की कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स, ठीक है ना। और सोफिया को कहाँ का पूर्ण नागरिकता मिला था, तो सऊदी अरब का। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है, यानी कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन का, बताइए। तो वलित पर्वत का उदाहरण इसमें से हिमालय हो जाएगा। क्लियर। अच्छा ये देखिए सियरा नेवादा, सियरा नेवादा जो है ये आपका कैलिफोर्निया में है, और ये आपका ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिएगा वेस्गेस, वोसगेस, या इस तरह से भी इसको लिखा मिल जाएगा, वॉसजेस आपको मिलेगा, वॉसजेस इस तरह से मिलेगा। ये भी आपका ब्लॉक माउंटेन का ये भी उदाहरण है, ठीक है ना। और ये फ्रांस में है वॉसजेस, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया ना, ये आपका कैलिफोर्निया, ये आपका फ्रांस, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है। और देखिए वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है, साथ ही साथ अगर बात करें तो एल्प्स पर्वत है, यूराल है, रॉकी है, एंडीज है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात आई हुई है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए अगर बात करते हैं तो यह सफ़ेद होता है, बिल्कुल करेक्ट है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और सजावटी डिजाइन बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बात जो है गलत है। और यही प्रश्न पूछा गया सत्य नहीं है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा दूसरा ऑप्शन सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में गीला करने पर यह कठोर पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना, ये परिवर्तन बिल्कुल होता है, और यहाँ पर पूछा परिवर्तन नहीं होता है लिखा गया, तो ये कठोर बन जाता है और निर्जल कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम भी बनाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा किया गया। ध्यान से पढ़िएगा, मोहनजोदाड़ो का। अभी हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। ठीक है ना, 1921 में इन्होंने इसका उत्खनन किया था। और मोहनजोदाड़ो का थे रखालदास बनर्जी 1922 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा रखालदास बनर्जी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। अच्छा, यहाँ सारा नहर का मैं पोजीशन आपको बताऊंगा, स्थिति कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए पनामा नहर जो है ये पनामा में है। कहाँ पर? पनामा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? पनामा में। और ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। ठीक है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। यहाँ पर देखिए स्वेज नहर, ये कहाँ पर है? इजिप्ट में है, मिस्र में है। ठीक है ना, इजिप्ट में, मिस्र यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और यही आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, स्वेज नहर, तो याद रखिएगा। अच्छा, वेलैंड नहर जो है ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है। ठीक है, और यह ईरी और ओंटारियो झील है, ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। सू नहर ये भी यूएसए में है, और देखिए ये सुपीरियर को ह्यूरन झील से जोड़ती है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। बताइए कौन सा निर्धारित करता है इसमें से कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये करता है आपका HTTP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, URL का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर ना। तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। चलिए देखिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। इसी शिफ्ट में NH44 से एक और प्रश्न पूछा गया था। देखिए NH44 ये सबसे लंबी भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको भर्जन कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। डायरेक्टली इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार इसको 1917 में प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह प्रस्तुत किया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, और पहला रैपर जिसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया उसका नाम है केंड्रिक लैमर। ठीक है ना, केंड्रिक लैमर को दिया गया था। याद रखिएगा 2017 में उनके एल्बम
डैमन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, डैमन के लिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को पहले खोजा गया था। तो पहले किसको खोजा गया था, पहले खोजा गया था आपको हड़प्पा को, ठीक है, याद रखिएगा। रखालदास बनर्जी उत्खनन करता थे इसके, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदाड़ो के कौन थे, तो सॉरी हड़प्पा के थे दयाराम साहनी, और मोहनजोदाड़ो के हड़प्पा के दयाराम साहनी थे, ठीक है ना, बना लीजिए। और मोहनजोदाड़ो के थे आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी, ठीक है ना, आर.डी. बनर्जी। तो ये कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना, बोलने में मुझसे चूक हुई है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारक है, मतलब इसका कारण कौन सा है। कालाजार नामक रोग का कारण है कौन सा एक कोशिकीय जीव, तो इस जीव का नाम है लिस्मैनिया, ठीक है ना, याद रखिए कौन सा है, लिस्मैनिया। यह एक कोशिकीय जीव है जो कि कालाजार के कारक है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। अच्छा, पहली ट्रेन चली थी 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो ट्रेन चली थी कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है, और यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो देखिए उस समय का ये हो सकता है करंट से रिलेटेड बना करके पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर डेट और सन मेंशन किया गया है, मंथ और महीना और यहाँ पर देखिए ईस्वी सन। तो देखिए उस समय गोरखपुर था, लेकिन अभी की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली, ठीक है ना। और याद रखिएगा फ्रेंड्स ये आपका कितना है, तो 1.5 किलोमीटर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान न्यायवादी, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन होता है। अच्छा, जो आपका अनुच्छेद 76 है इसी में इसका प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आर वेंकटरमणी 16वें भारत के महान न्यायवादी हैं, ये भी आप क्रम भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये राज्य का महाधिवक्ता होता है, ये राज्य का विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसको सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिएगा कि मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर अंग्रेजी में बोलेंगे, भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम अब रख दिया गया है क्या, तो फ्रेंड्स इसका नाम अब क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से पहले समझ लीजिएगा। तो उस समय दिया गया था मीराबाई चानू को, साइखोम मीराबाई चानू को, और ये मणिपुर की भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। अच्छा, मैरी कॉम भी मणिपुर की ही है, कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की, और हिमा दास असम की हैं, याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, अभी 2023 वाला अवार्ड 2024 में दिया गया, ये दिया गया है चिराग चंद्रशेखर सेठी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, और ये महाराष्ट्र के हैं। और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। इन दोनों को जो है सबसे भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ पर है, कोलकाता में है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। किंग ऑफ क्ले के रूप में, तो किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है राफेल नडाल को, ठीक है ना, ये स्पेन के हैं राफेल नडाल, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो स्पेन के, और इनको किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है।
मैं बार बार बताता हूँ, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, ठीक है ना, और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया, और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग करके इसको ठीक किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा प्रेस बायोपिया, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष इसको बोला जाता है, जरा दृष्टि दोष। क्लियर ना। और इसमें जो है द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेस बायोपिया में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मायोपिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा, कूना जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। कूना, कूना किस देश की मुद्रा है, कूना जो है किस देश की मुद्रा है बताइए। कूना मुद्रा है क्रोएशिया की। कहाँ की मुद्रा है, क्रोएशिया की मुद्रा कूना है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देखिएगा पंखे की कार्यशीलता जो है ये विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। जो एलपीजी सिलेंडर है, तो आपको याद होगा, याद रखिएगा 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्लियर, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था ये। क्लियर। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको याद होगा 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया था, और 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लागू किया गया था, शुरू किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगाता है। तो वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर का, ठीक है ना। अच्छा, एम मीटर विद्युत धारा मीटर जो नापता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। अच्छा, हर्षचरित वानभट्ट की रचना है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, हर्षचरित जो है हर्षचरित वानभट्ट का है, मेगास्थनीज की इंडिका है, ठीक है ना, याद रखिए। हर्षचरित वानभट्ट और वानभट्ट की रचना है। क्लियर। चलिए, और इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर बताइए। पहली महिला न्यायाधीश कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। तो फ्रेंड्स ये फातिमा बीबी हैं, और देखिए अभी रिसेंटली 2024 में फातिमा बीबी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये प्रश्न बनने की काफ़ी आसार हैं, ठीक है ना, उम्मीद है कि प्रश्न बनेगा। पद्म भूषण दिया गया है फातिमा बीबी को, ये भारतीय महिला न्यायाधीश हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की पहली। अच्छा, बात सर्वोच्च न्यायालय की हो गई, ठीक है ना। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत में उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये लीला सेठ है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये आपका लॉर्ड कैनिंग था, और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और लॉर्ड विलियम पेंटिक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। अब बात करेंगे हम लोग चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था, डायरेक्टली डेट पूछेगा एग्जाम में। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। और चूंकि इसका जो आपका लैंडर है उसका नाम विक्रम है, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और इसके रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम इसका प्रज्ञान है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी कराया था और फिर से ये प्रश्न पूछा गया इसी सेट में। खाली स्थान दिया गया कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। सेशन आज हमारा यहीं समाप्त होता है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिए।